दक्षिण पूर्वी एशिया के इलाके में भयंकर लड़ाई छिड़ गई है, जिसमें चीन के नजदीकी सहयोगी देश पर अमेरिका के F-16 जैसे खतरनाक फाइटर प्लेन्स ने जोरदार हमला बोल दिया है। पूरी दुनिया में तीसरे वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति की आशंका और ज्यादा गहरी हो गई है। एक बहुत ही पुराना और पवित्र शिव मंदिर अब जंग का कारण बन गया है। कंबोडिया की एक गलती ने थाईलैंड को इतना नाराज कर दिया कि उसने तबाही का दरवाजा खोल दिया। आसमान से बम बरसने लगे, जानें जाने लगी। चीन के प्रिय दोस्त कंबोडिया को थाईलैंड चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर चुका है। उसके पास अमेरिका और इजराइल से मिले हथियारों का भारी स्टॉक मौजूद है। यह हालात देखकर चीन भी डर गया है। अमेरिका और चीन की इस खतरनाक लड़ाई के बीच भारत ने चुपचाप एंट्री ले ली है। बिना कोई हथियार चलाए भारत ने पूरा खेल ही पलट कर रख दिया है। पूरी दुनिया चौंक गई है। भारत ने बहुत ही सोच समझकर चाल चली है। टूरिज्म यानी पर्यटन और व्यापार को उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। भारत ने चीन की सॉफ्ट पावर को सीधी चुनौती दे दी है। बैकडोर डिप्लोमेसी यानी पर्दे के पीछे की रणनीति से भारत ने ऐसा संतुलन बना दिया है कि अब न तो अमेरिका कुछ कह पा रहा है और न ही चीन समझ पा रहा है कि यह सब हो क्या रहा है। चीन को चारों तरफ से घेरने की जो रणनीति बनाई गई है, उससे निकल पाना अब नामुमकिन जैसा हो गया है। दक्षिण पूर्व एशिया के आकाश में अब बारूद की तेज गंध फैली हुई है। जो छोटी सी चिंगारी पहले उठी थी, अब वो एक जबरदस्त आग बन चुकी है। यही वो डर था जिसका अंदाजा पूरी दुनिया को पहले से था। थाईलैंड और कंबोडिया, जो एक दूसरे के पड़ोसी हैं, अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। थाईलैंड के F-16 लड़ाकू विमान कंबोडिया की धरती पर बम बरसा रहे हैं और नीचे जमीन पर टैंक और तोपें गरज रही हैं। यह सिर्फ एक सीमा विवाद नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन जैसे दो ताकतवर देशों के बीच चल रही चालबाजी का हिस्सा है, जिसमें मोहरे बने हैं यह दो छोटे देश। एक तरफ है अमेरिका के करीब खड़ा थाईलैंड, जिसके पास अमेरिका और इजराइल से मिले आधुनिक हथियारों का जखीरा है, और दूसरी तरफ है चीन का पसंदीदा कंबोडिया, जो ड्रैगन की ताकत के भरोसे बोल रहा था। इस पूरे हालात में सभी पक्षों ने अपनी अपनी चालें चल दी हैं, लेकिन इन सब के बीच एक तीसरा खिलाड़ी है जो अब तक चुप था, भारत। इस पूरी चालबाजी की बिसात पर भारत ने जो दांव चला है, उसकी भनक न तो चीन को लगी और न ही अमेरिका जैसे ताकतवर देश को। यह वही भारत है जो न तो हथियार बेच रहा है, न ही सैनिक भेज रहा है, लेकिन उसकी चुपचाप की गई रणनीतियों ने पूरी तस्वीर ही बदल दी है। तो अब आइए जानते हैं इस भयानक टकराव की असली वजह क्या है और यह लड़ाई आखिर शुरू कैसे हुई। इस पूरे विवाद की जड़ में है एक 9वीं सदी का बहुत ही प्राचीन और शानदार शिव मंदिर, जिसे प्रेह विहेर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर थाईलैंड और कंबोडिया की सरहद पर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जहां से आसपास का बहुत दूर तक का क्षेत्र साफ साफ दिखता है। इतिहास की बात करें तो यह मंदिर खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन के आदेश पर बनवाया गया था, लेकिन बीते कई सौ वर्षों से दोनों ही देश इस मंदिर पर अपना अपना दावा करते आए हैं। सन 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने मंदिर को तो कंबोडिया के अधिकार में दे दिया, लेकिन इसके आसपास की 4.6 वर्ग किलोमीटर की जमीन को लेकर विवाद तब भी बना रहा। वही इलाका आज जंग का मैदान बन चुका है। हालात तब बिगड़े जब कंबोडिया ने इस मंदिर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अपने नाम से दर्ज करवा लिया। यह बात थाईलैंड को बिल्कुल भी हजम नहीं हुई और उसने इसे अपने देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताया। इसके बाद जो घटनाएं घटीं, उन्हें इतिहास का एक काला अध्याय कहा जा सकता है। सन 2008 से 2011 के बीच इन दोनों देशों के बीच जबरदस्त झड़पें हुईं, और अब जब एक दशक से ज्यादा समय बाद सब कुछ शांत लग रहा था, उसी समय यह ज्वालामुखी फिर से फट पड़ा है। कंबोडिया के सैनिकों ने थाईलैंड के ठिकानों पर गोलियां चलाईं, तो थाईलैंड ने भी पलटवार करते हुए किसी तरह की नरमी नहीं दिखाई। जैसे ही प्रधानमंत्री हन मैनेट ने सत्ता संभाली, थाईलैंड ने तुरंत अपने सबसे खतरनाक F-16 फाइटर जेट्स को कंबोडिया की सीमा में भेजकर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी। कंबोडिया के प्रधानमंत्री ने तुरंत फेसबुक पर यह ऐलान कर दिया कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, सिर्फ सैन्य जवाब देना ही विकल्प है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक पत्र लिखकर मदद मांगी। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर कंबोडिया पीछे नहीं हटा तो परिणाम बहुत ही भयावह होंगे। यह कोई मामूली संघर्ष नहीं है,
बल्कि यह एक पूरी तरह से खुले युद्ध की शुरुआत है, जिसमें पूरे दक्षिण पूर्व एशिया की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ चुकी है। अब सवाल यह है कि इस पूरे युद्ध के खेल में कौन ज्यादा ताकतवर खिलाड़ी साबित होगा। क्या चीन का दोस्त कंबोडिया अमेरिका के समर्थन वाले थाईलैंड से मुकाबला कर सकेगा? इसका जवाब छिपा है आंकड़ों में, और ये आंकड़े कंबोडिया के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं है। किसी भी देश की ताकत 3 प्रमुख बातों से आंकी जाती है: जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और सैन्य क्षमता। इन तीनों ही पैमानों पर थाईलैंड कंबोडिया से बहुत आगे है। थाईलैंड की कुल जनसंख्या लगभग 7 करोड़ 1 लाख है, जबकि कंबोडिया की आबादी सिर्फ 2 करोड़ के आसपास है। अब बात करते हैं मिलिट्री यानी सैन्य ताकत की। ग्लोबल फायर पावर की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार थाईलैंड के पास 36,000 सक्रिय सैनिक हैं और 2 लाख रिजर्व सैनिक भी हैं, जो किसी भी समय युद्ध में उतर सकते हैं। इसके मुकाबले कंबोडिया के पास सिर्फ 2,200 सैनिक हैं और रिजर्व फोर्स नाम की कोई चीज उसके पास नहीं है। दोनों देशों के डिफेंस बजट यानी रक्षा खर्च में भी जमीन आसमान का अंतर है। थाईलैंड हर साल अपनी सेना पर $5 अरब से ज्यादा खर्च करता है, जबकि कंबोडिया का डिफेंस बजट $1 अरब से भी कम है, जो सिर्फ 84 करोड़ के करीब है। अब बात करें उन हथियारों की जो इस लड़ाई का फैसला करेंगे। थाईलैंड की एयरफोर्स यानी वायुसेना के पास इतनी ताकत है कि वो किसी भी दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। उसके पास कुल 72 लड़ाकू विमान हैं, जिनमें अमेरिका के घातक F-16 और स्वीडन के ग्रिपन फाइटर जेट्स शामिल हैं। यही वही F-16 जेट्स हैं जिनसे थाईलैंड ने कंबोडिया में भारी तबाही मचाई है। थाईलैंड के पास 7 घातक अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद हैं, जो दुश्मन पर अचानक हमला करने में बेहद कारगर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंबोडिया के पास एक भी अटैक हेलीकॉप्टर नहीं है। जमीनी लड़ाई की बात करें तो टैंक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इस मामले में कंबोडिया कुछ बेहतर स्थिति में दिखता है, क्योंकि उसके पास कुल 644 टैंक हैं, जबकि थाईलैंड के पास 635 टैंक हैं। लेकिन असली बढ़त थाईलैंड को उसकी बख्तरबंद गाड़ियों से मिलती है। उसके पास कुल 16,000 से भी ज्यादा आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो सैनिकों को दुश्मन की सीमा में सुरक्षित ले जाकर वापस ला सकती हैं। थाईलैंड ने इजराइल से आधुनिक ड्रोन और रॉकेट लॉन्चर भी खरीदे हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन के किसी भी ठिकाने को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। इस पूरे सैन्य तुलनात्मक विश्लेषण से साफ है कि चाहे बात आंकड़ों की हो या युद्ध के मैदान की, थाईलैंड की ताकत कंबोडिया से कई गुना ज्यादा है। चीन अपने साथी देश कंबोडिया को कुछ हथियार तो दे सकता है, लेकिन थाईलैंड से सीधी जंग का मतलब है अमेरिका से सीधी भिड़ंत, और चीन ऐसा कोई जोखिम बिल्कुल नहीं उठाएगा। अब बात करते हैं भारत की उस चुपचाप चली गई चाल की, जिसने बिना एक भी गोली चलाए ये लड़ाई लगभग जीत ली। जब दुनिया थाईलैंड के F-16 और कंबोडिया की तोपों की ताकत का हिसाब लगा रही थी, जब अमेरिका और चीन अपने अपने मोहरे बिछा रहे थे, तब एक ऐसा खिलाड़ी इस खेल में आया जिसकी कोई आवाज नहीं थी, लेकिन उसका असर किसी बम धमाके से कम नहीं था। वह खिलाड़ी है भारत। भारत ने इस पूरे विवाद पर एक भी आधिकारिक बयान नहीं दिया, न किसी देश का समर्थन किया, न ही किसी की आलोचना। लेकिन पर्दे के पीछे भारत ने ऐसी रणनीति तैयार की जिसने चीन की पूरी चालबाजी को बेकार कर दिया। भारत ने इस पूरी बिसात में अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया, इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर। अब इसे समझिए, थाईलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा चीन से आने वाले पर्यटकों पर निर्भर करता था। चीन इसी आधार पर थाईलैंड पर अपनी पकड़ बनाए रखता था, लेकिन भारत ने इस स्थिति को पूरी तरह से पलटकर रख दिया। जैसे ही चीन की आर्थिक रफ्तार धीमी हुई और वहां से टूरिस्ट आने बंद हुए, भारत ने थाईलैंड के लिए अपने नागरिकों के दरवाजे खोल दिए। नतीजा यह हुआ कि सन 2024 से 2025 के बीच भारत से कुल 21 लाख पर्यटक थाईलैंड पहुंचे। इससे थाईलैंड की गिरती टूरिज्म इंडस्ट्री को भारी राहत मिली और उसे अरबों डॉलर की कमाई हुई। भारत थाईलैंड का दूसरा सबसे बड़ा टूरिज्म मार्केट बन गया। इस एक चाल ने थाईलैंड को चीन की आर्थिक पकड़ से आजाद कर दिया। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका। भारत का अगला और सबसे ताकतवर हथियार था सांस्कृतिक डिप्लोमेसी। एक्ट ईस्ट नीति के तहत भारत ने थाईलैंड में योग, आयुर्वेद और रामायण जैसे सांस्कृतिक विषयों को बढ़ावा दिया। इसका असर यह हुआ कि थाई जनता में भारत के प्रति एक आत्मीय लगाव पैदा हो गया।
यह भारत की सॉफ्ट पावर स्ट्राइक थी जिसने धीरे धीरे थाईलैंड के लोगों को चीन से दूर कर दिया। इतना ही नहीं, भारत ने अपनी कूटनीति का ऐसा जाल बिछाया कि चीन असहाय महसूस करने लगा। भारत ने थाईलैंड और कंबोडिया दोनों ही देशों के सैन्य अफसरों को अपने डिफेंस कॉलेजों में प्रशिक्षण दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि जंग चाहे कितनी भी गंभीर हो, लेकिन जब तकनीकी और रणनीतिक मदद की बात आएगी तो दोनों देश भारत की तरफ ही देखेंगे। अब बात करते हैं चीन की स्थिति की। चीन एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां से वह आगे जाए तो भी फंसा है और पीछे हटे तो भी नुकसान में है। सोचिए, उसका करीबी दोस्त कंबोडिया जंग में हार रहा है, लेकिन चीन उसकी मदद के लिए अपनी सेना नहीं भेज सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से सीधी टक्कर लेनी पड़ेगी, जिसके लिए चीन बिल्कुल तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वो थाईलैंड पर दबाव भी नहीं बना सकता, क्योंकि भारत ने थाईलैंड को 16 अरब 50 करोड़ डॉलर के व्यापार और 21 लाख टूरिस्टों की मदद से इतना मजबूत कर दिया है कि थाईलैंड अब चीन पर निर्भर नहीं रह गया है। भारत ने थाईलैंड को चीन का एक ठोस और भरोसेमंद विकल्प दे दिया है। यही है भारत की साइलेंट स्ट्राइक, एक ऐसी चाल जिसने चीन की चेकबुक डिप्लोमेसी की हवा निकाल दी है। लेकिन भारत की रणनीति यहीं खत्म नहीं होती। भारत अब चुपचाप कंबोडिया को चारों ओर से घेरने की योजना भी बना चुका है। वह कंबोडिया के पड़ोसी देशों लाओस और वियतनाम में निवेश और सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ा रहा है। इससे कंबोडिया पर मानसिक दबाव बनेगा और वह धीरे धीरे चीन पर अपनी निर्भरता को एक बोझ समझने लगेगा। इसे कहते हैं असली चाणक्य नीति। दुश्मन को सीधे युद्ध में हराने की बजाय उसे इतना अकेला और कमजोर कर देना कि वह खुद ही हार मान ले। भारत आज दक्षिण पूर्व एशिया में बिल्कुल यही कर रहा है। वह ना तो अमेरिका के गुट का हिस्सा बन रहा है, ना ही किसी एक पक्ष की तरफ झुक रहा है, लेकिन फिर भी वह सबसे ज्यादा असर डालने वाला खिलाड़ी बन चुका है। थाईलैंड, अमेरिका और भारत के बीच होने वाले त्रिकोणीय सैन्य अभ्यास जैसे कि मालाबार इस बात का संकेत हैं कि आने वाले समय में रणनीतिक नियंत्रण भारत के हाथों में होता जा रहा है। अब सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है कि भारत की यह टूरिज्म डिप्लोमेसी और साइलेंट स्ट्राइक चीन की विस्तारवादी नीतियों पर सबसे बड़ा वार है? क्या भारत इसी तरह चुपचाप हर मैदान में चीन को मात देता रहेगा? इस पूरे जियोपॉलिटिकल खेल पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार साझा कीजिए और इस चर्चा को आग की तरह फैलाइए।